नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद आयुष। तो भाई, पहली खबर ये है कि पाकिस्तान में आए फ्लड के कारण पाकिस्तान भारत से हेल्प मांग रहा है। क्योंकि भाई, फ्लड आने की वजह से पाकिस्तान में डेली यूज के सामान बहुत ही महंगे हो गए हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया ने जब से आर्टिकल 370 हटाया था, उसके बाद से पाकिस्तान के तब के पीएम इमरान खान ने दोनों देशों के बीच ट्रेड बंद कर दिया था। वैसे कोविड के टाइम पर पाकिस्तान ने इंडिया से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मंगाए थे, जिसका उन्होंने पेमेंट भी नहीं किया था। मोदी जी ने भी ट्वीट करके पाकिस्तान में आई इस मैसिव फ्लड पर कंडोलेंस व्यक्त किया है। लेकिन कोई रिलीफ पैकेज देना है कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं की है। अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से वो उन्हें फूड आइटम्स और डिफरेंट नेसेसरी आइटम्स की सप्लाई करती है, तो मोदी जी को ये ध्यान भी रखना होगा कि उससे कहीं इंडिया में इन्फ्लेशन ना आ जाए। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि इराक में भी एकदम श्रीलंका के स्टाइल का प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां पर भी प्रोटेस्टर्स ने रिपब्लिकन पैलेस पर कब्जा कर लिया है, जो कि वहां की एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग है। हुआ यूं कि इराक के इस समय के सबसे बड़ी पार्टी के शिया लीडर मुक्तदा अल सदर ने रिजाइन कर दिया है, जिसके कारण उनके सपोर्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अक्टूबर 2021 में हुए इराक के इलेक्शन में मुक्तदा अल सदर की पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, पर वो बहुमत से दूर होने के कारण इराक में सरकार नहीं बना पा रहे थे। क्योंकि इराक में 60% से ज़्यादा शिया पॉपुलेशन है, इसलिए इराक में ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन अल सदर कहते हैं कि उन्हें इराक की फॉरेन पॉलिसी ईरान और यूएसए से इंडिपेंडेंट बनानी है, और बाकी सभी इराक की पार्टीज ईरान के फेवर में हैं, क्योंकि ईरान भी एक शिया बाहुल्य देश है। इसलिए इराक में अल सदर की पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में कोई कोएलिशन गवर्नमेंट भी नहीं फॉर्म हो पा रही है। इसलिए अल सदर ने रेजिग्नेशन का दांव चला है, जिससे कि वो इराक के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट ग्रहण कर सकें। और उनकी मांग है कि आने वाले समय में देश में फिर से इलेक्शन कराए जाएं। अल सदर के रेजिग्नेशन के बाद इसके बाद अल सदर के सपोर्टर्स प्रदर्शन करने लगे, और वो इराक की कैपिटल बगदाद में बनाए हुए ग्रीन जोन में भी घुस गए। ग्रीन जोन बगदाद में वह इलाका है जहां पर सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस और डिप्लोमेट ऑफिसेस हैं। अल सदर के सपोर्टर्स रिपब्लिकन पैलेस पर कब्जा कर कर वहां पे उपद्रव करने लगे। तो हुआ यूं कि वहां प्रदर्शन के दौरान इराक की केयर टेकर गवर्नमेंट ने फायर ओपन करा दिया, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 लोग घायल हो गए। इस घटना के विरोध में मुस्तफा अल सदर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। आने वाले समय में देखना होगा इराक में अल सदर का सपोर्ट बढ़ता है या फिर अल सदर कोई और नया गेम प्लान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वोस्टोक 2022 इस बार रसिया 1 से 7 सितंबर तक ऑर्गेनाइज करा रहा है। रसिया इस बार ये एक्सरसाइज अपने ईस्टर्न साइड पर ऑर्गेनाइज करा रहा है, जो कि जापान के काफ़ी करीब है। तो इंडिया भी वोस्टोक 2022 में पार्टिसिपेशन के लिए राजी हो गया है। लेकिन इंडिया वोस्टोक 2022 में केवल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा और नेवल एक्सरसाइज से खुद को दूर रखेगा, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज सी ऑफ जापान में होना है, जो कि जापान के बहुत ही करीब है। इस नेवल एक्सरसाइज से जापान पर हमले का भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि रसिया और चाइना दोनों से जापान का विवाद है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान और रसिया में कोई शांति समझौता नहीं हुआ है।
इंडिया का लार्जेस्ट सपोर्टर होने के कारण जापान ने हमेशा इंडिया का साथ ही दिया है। चाहे उसमें हम बात कर लें चाइना द्वारा क्लेम किए जाने अरुणाचल प्रदेश पर जापान के स्टैंड को लेकर, उस समय भी जापान ही एक इकलौता देश था जिसने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट कहा था। जापान से इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा आता है। इसके अलावा 8 सितंबर से ही इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग भी है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दोनों ही जापान की यात्रा पर होंगे। तो इस दौरान अगर इंडिया नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता तो ये संदेश जाता कि इंडिया की पॉलिसी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कुछ दिनों पहले ये खबर मार्केट में बहुत ही तेजी से फैल गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट 12,000 से कम दाम के चाइनीज स्मार्टफोन को इंडिया में बैन करने वाली है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को रूम प्रोवाइड करना चाहती है 12,000 से कम दाम के मोबाइल फ़ोन सेगमेंट में। 12,000 से कम का मोबाइल फ़ोन सेगमेंट बहुत ही बड़ा है। देश की ज़्यादातर जनता 12,000 के नीचे का ही फ़ोन यूज करती है और इस सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग तो फ़ोन बनाते नहीं हैं। हाँ, सैमसंग के 1-2 मॉडल ज़रूर आते हैं, पर इसके अलावा पूरी की पूरी मार्केट चाइनीज़ प्लेयर्स के हाथ में है। 12,000 से कम दाम का 95% मार्केट चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई जैसे ब्रांड के पास है, जिन्होंने प्राइसेस कम करके इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को किल करने का काम किया है। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर ये चाइनीज कंपनियां 10 से 15% छोटे मोटे पार्ट्स ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उनका काम इंडिया में ज़्यादातर असेंबलिंग का ही होता है, जिसके ज़्यादातर पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। मगर लेटेस्ट न्यूज के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आईटी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इस बैन से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि चाइनीज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, जिससे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जा सकें और हमारी करेंसी बाहर के देशों में ना जाए। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट यह चाहती है कि ये सारी कंपनियां भारत में फ़ोन मैन्युफैक्चर कर कर मेड इन इंडिया फ़ोन्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया से एक्सपोर्ट करें। और यह इसलिए भी किया गया है कि जिससे 12,000 से कम के मोबाइल फ़ोन्स के सेगमेंट में किसी कंपनी की मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होने के कारण कस्टमर्स को फ़ायदा नहीं मिल पाता है और उसका खामियाजा आने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट को भी भुगतना पड़ता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।